गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पढ़ने जा रहे हैं, पाठ नंबर 5। इसका नाम है जल। देखो बच्चों, जैसे हम जल का नाम लेते हैं वैसे ही आपके मन में बारिश का जल दिखाई देता है। ठीक है, जल प्रपातों से गिरता हुआ, झरनों से गिरता हुआ और अपने नलों से आता हुआ जल दिखाई देता है। मतलब पिक्चर हमारे सामने इस तरह की आ जाती है जल का नाम लेते ही। तो जल का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में किसकी पिक्चर आती है? वर्षा के जल की आती है। ठीक है, हमारे घरों में जो नल बहते हैं उनकी पिक्चर आती है और झंडों से बहने वाले जल की पिक्चर आती है। मतलब इस तरह से जल के बारे में सोचने में हमें सब लगता है। या गड्ढों में जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, वर्षा के दिनों में आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, जल में मतलब जो पानी होता है गड्ढों में जमा हो जाता है, उसमें क्या करते हैं, नाव बना करके तैराते रहते हैं। तो ये वाली जो हमारे सामने तस्वीर आती है, तो जब हम जल का नाम लेते हैं तो जल का नाम लेते ही हमारे सामने विभिन्न प्रकार की तस्वीरें आती है। तो आज हम इसी जल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य के ताप के कारण, जब सूर्य तेज गर्म होता है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जल वाष्पित हो जाता है। जब सूर्य तेज होता है तो जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प ठंडा होने पर जल वाष्प जब वाष्पित हो जाता है, उसके बाद में जब जल ठंडा हो जाता है तो जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ठीक है, जब ठंडा हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है? वह बादलों का रूप ले लेता है। और यहाँ से यह वर्षा, यहाँ से यह वर्षा, ठीक है, वर्षा करवाता है हिम अथवा सहिम, हिम अथवा सहिम, ओलों के साथ में जो बारिश होती है, ठीक है, सहिम, ठीक है, वृष्टि के रूप में, वृष्टि के रूप में पृथ्वी पर या धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। समझ में आया बच्चों? मतलब देखो, सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होकर के उड़ जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, बादल बना देता है। और उसके बाद में यहाँ से ये जल वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में, वर्षा के रूप में धरती या समुद्र पर गिरता है। तो इस प्रकार से जल वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में हमारे पास में आता है। समझ में आया बच्चों? देखो, कभी तो हम देखते हैं कि वर्षा हो रही है, जब तेज ताप होता है तब जल वाष्पित होता है, तभी जाकर के बादल बनते हैं और तभी जाकर के वो किसका रूप ले लेते हैं? जल का रूप ले लेते हैं, जो हमारे यहाँ पर वर्षा के रूप में आता है। जिस क्रम से जल लगातार अपने स्वरूप बदलता है, जिस
प्रक्रम से जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है। क्या करता है? स्वरूप को बदल देता है। जिस प्रक्रम से देखा ना आपने किस प्रकार से बदलता है, अपने स्वरूप को बदलता जाता है, तो बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच, महासागरों, वायुमंडल, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच, एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो जल क्या करता है? अपना स्वरूप बदलता है और क्या करता है? महासागरों में, वायुमंडल में और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। कैसे? कभी जलवाष्प बन जाता है, कभी संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बन जाता है और फिर क्या करता रहता है? ये चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो जब जल इस तरह महासागरों में, वायुमंडल में और धरती के बीच में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी कलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान। अब आप सोचेंगे थलशाला क्या होती है बच्चों? ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि थलशाला क्या होती है, तो हम थलशाला के बारे में बता रहे हैं। थलशाला, थल यानी स्थल, ठीक है, थल यानी स्थल। यह छोटे घर के पौधे रखने का, यह छोटे घर के पौधे रखने का अहाता होता है। अहाता होता है, इसे हम क्या कहते हैं? थलशाला। इसमें क्या करते हैं? जो छोटे छोटे घर होते हैं उनमें पौधे रखने का क्या होता है? अहाता होता है, जिसको कि हम थलशाला कहते हैं। ठीक है, रखते हैं गमलों के पौधे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? थलशाला कहते हैं। तो ये थलशाला के समान है। हमारी जो पृथ्वी है वो किसके समान है? थलशाला के समान है। समझ में आया? हमारी जो पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? थलशाला के समान दिखाई देती है। थलशाला के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो, जो जल हमारे पास शताब्दियों पहले मौजूद था, वही जल अब तक हमारे पास मौजूद है। ऐसा थोड़ी ना कि नया जल बन के आ गया, मतलब वही जो जल शताब्दियों पहले था वही जल हमारे पास क्या है? अब मौजूद है। तो बच्चों देखो, वही आज जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में करते हैं, ठीक है, तो वही जल प्राचीन समय में क्या हुआ करता था? सिंचाई के लिए रहा होगा और सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता होगा। मतलब जो जल हरियाणा में आज बहता है सिंचाई के लिए, ऐसा मानते हैं कि वो ही जल क्या होता होगा जो अमेजन नदी है उसमें भी बहता होगा। समझ में आया बच्चे? मतलब ये जो जल है ये अभी नया नया नहीं है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। मतलब जल जो है अभी नया नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब देखो बच्चों, थलशाला का एक मैं आपको थलशाला बताती हूँ कि हम एक थलशाला किस प्रकार से बना सकते हैं। एक प्रयोग के माध्यम से आपको बताती हूँ। थलशाला मैंने आपको बताई कि क्या होती है? थलशाला
इस प्रयोग के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रयोग को भी आपको कॉपी में पढ़ना है। देखो, एक बड़े जार में 1/4 भाग में एक बड़े जार में 1/4 भाग में एक चौथाई भाग में मिट्टी डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा देंगे। मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा देंगे। ठीक है, एक जार लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे और उसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह दबा देंगे। ठीक है, दबाने के बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएंगे। हुमस क्या होता है? उपजाऊपन होता है। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगा देंगे। ठीक है, हुमस की क्या करेंगे, एक पतली परत, पतली सी लेयर लगा देंगे, परत लगा देंगे। ठीक है, पतली परत लगाएंगे। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएंगे। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएंगे। उसके बाद उसके चारों तरफ छोटे पौधों को व्यवस्थित कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, छोटे पौधों को व्यवस्थित कर देंगे। पहले बड़े पौधे लगाएंगे और उसके बाद में चारों तरफ छोटे पौधों को व्यवस्थित कर देंगे। इसमें जल की फुहार छिड़क के, इसमें जल की फुहार छिड़क के जार को बंद कर देंगे। जार को बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, जार को क्या कर देंगे, जल की फुहार छिड़क करके बंद कर देंगे और पत्तियों में मिट्टी के द्वारा, पत्तियों और मिट्टी के द्वारा जल संग्रहित होकर जल क्या हो जाएगा, वाष्पित जल संग्रहित होकर वाष्पित जल संग्रहित होकर वाष्पित जल संग्रहित होकर क्या होगा, जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरेगा।
नीचे गिरेगा। तो ये क्या बन जाएगी? थलशाला। थलशाला का देखो हमने एक प्रयोग देखा है बच्चों, आपने भी इसको सुना होगा। अभी एक बड़ा जार लेंगे, उसके 1/4 भाग में हम क्या कर देंगे, मिट्टी को हल्का उसे अच्छी तरह से दबा देंगे। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा देंगे। पहले सबसे बड़े पौधे को लगाएंगे, उसके बाद में छोटे पौधों को इसके चारों तरफ लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फुहारे से मतलब फुहार देंगे किसकी? पानी की फुहार उस पर कर देंगे और जार को बंद कर देंगे। अब क्या होगा, पत्तियों और मिट्टी के द्वारा वाष्प जल संग्रहित होकर के वही बूंद जम जाएगी और जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरेगा। तो ये क्या होता है? थलशाला। थलशाला को हमने आपको एक प्रयोग के माध्यम से बताया है। इस प्रकार से आप एक थलशाला अपने आप ही बना सकते हो। बना के देखना, एक जार लेना, उसके अंदर इस प्रकार का प्रयोग करके देखना, तो आपकी क्या बन जाएगी? थलशाला बन जाएगी। तो जो छोटे घरों में होता है उसको हम क्या कहते हैं? आहता होता है छोटे घरों में रखने का, उसको हम थलशाला कहते हैं। पौधों को जो रखते हैं हम छोटे घरों में, उसका आहता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? थलशाला। देखा होगा ना आपने कि कई बार एक थोड़ा सा उसमें पहले बड़े पौधे लगा देते हैं, फिर छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाती है? थलशाला कहलाती है। तो आज हमने इसके बारे में, थलशाला के बारे में जाना। अब हम आगे आते हैं। अब हम एक चित्र के माध्यम से आपको जल चक्र के बारे में बताएंगे कि जल चक्र क्या होता है। ठीक है, अभी हम एक चित्र के माध्यम से आपको जल चक्र के बारे में बताएंगे कि जल चक्र क्या होता है। देखो बच्चों, जल चक्र जल चक्र यह हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखो, ये पानी है आपके, ये इधर पहाड़ है, इधर भी क्या है? पहाड़ बने हुए हैं। ठीक है, पहाड़ बने हुए हैं और ये जल का क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण, जल का क्या हो रहा है बच्चों? वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है ना, ये जल का वाष्पीकरण हो रहा है। ये आपको जल दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने के बाद में ये किसका रूप ले लेगा? संघनन का। ये यहाँ से ऐसे गया वाष्पीकरण, ऐसे गया, ये यहाँ पर क्या हो गया? संघनन। ठीक है, ये यहाँ पर संघनन हो गया, संघनन। ठीक है, ये संघनन हो गया। वाष्पीकरण होने के बाद में क्या हो रहा है? आपका संघनन हो रहा है। संघनन होने के बाद में जल कैसे आ रहा है? वापस संघनन होने के बाद में जल आ रहा है, ये क्या हो रही है? आपके संघनन के बाद में क्या हो रही है बच्चों? वर्षा हो रही है। जब बदल बन गए तो बादल क्या बना रहे हैं? वर्षण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? वर्षण। वर्षण यानी वर्षा कर रहे हैं, वर्षण कर रहे हैं, वर्षण हो रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद में संघनन हुआ, संघनन के बाद में वर्षण हुआ और फिर वापस से कहाँ आ गया? पानी समुद्र में और पृथ्वी पर आ गया। फिर वहां यानी बहना, वापस बह करके कहाँ आ गया? आपके यहाँ पर वापस आ गया। तो ये क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जल चक्र। यानी कि पहले क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, वाष्पीकरण होने के बाद में क्या हुआ? वाष्पीकरण होने के बाद में संघनन हो गया, यानी कि बदल बन गए। बदल बनने के बाद में वर्षण हो गया, वर्षा हो गई और फिर वहां यानी वापस से प्रवाहित होकर के जल समुद्र में या हमारी पृथ्वी पर आ गया। तो ये क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका भी आपको चित्र बनाना है। अब आगे देखेंगे लवण युक्त जल और अलवण युक्त जल के बारे में पढ़ेंगे हम।
जो लवण युक्त जल होता है वो उसमें क्या मात्रा होती है इन चीजों की, और जो लवण युक्त जो अलवण होता है उसमें क्या होती है अलवण और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे हम देखते हैं पहले अलवण जल। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, ठीक है, नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है, एवं हिमनद है। क्या क्या चीजें हैं? अलवण जल के मुख्य स्रोत, नदियों से हमें अलवणीय जल मिलता है, ताल से, सोतों से और हिमनद से। यहाँ से जो हमें जल प्राप्त होता है वो कैसा जल होता है? अलवण, मतलब उसमें लवण नहीं होता है, खारा जल नहीं होता है। महासागर समुद्र का जल, महासागर एवं जो महासागर का जल होता है वो, और समुद्रों का जल लवणीय होता है, लवणीय होता है, मतलब इसमें लवण की मात्रा होती है, लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयोग किया जाने वाला नमक होता है, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, नमक होता है। समझ में आया बच्चों? या तो क्या होता है इसमें नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है, जो हमें किससे प्राप्त होता है? महासागरों से, समुद्रों से और झीलों से प्राप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे इसमें देखिए बच्चों, लवणता, जो लवणता होती है वो 1000 कितना 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर, जो महासागर होते हैं की औसत लवणता, औसत लवणता, जो महासागर होते हैं उनकी औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इस प्रकार से क्या होती है? लवणता पाई जाती है। महासागरों में औसतन लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम होती है, ठीक है, और लवणता 1000 ग्राम जल में होती है, जो मौजूद नमक की मात्रा होती है, मतलब उतना नमक पाया जाता है लवणता में। क्या है आपको? अब हम पढ़ने जा रहे हैं जल का वितरण।
कि जल का वितरण किस प्रकार से किया जा सकता है। लवणता और अलवणता के बारे में देख लिया हमने कि लवण जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि जो लवणीय जल होता है वो महासागरों, समुद्रों से, झीलों से होता है, और जो अलवणीय जल होता है वो हमें नदी से, ताल से और स्रोतों से प्राप्त होता है। अब बच्चों हम जल का वितरण देखेंगे। देखो बच्चों, इजराइल में जो मरुस्थल है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है, मतलब सबसे ज्यादा लवणता वहाँ पाई जाती है। इजराइल का एक है, इजराइल है, वहाँ पर क्या है, उसका नाम है मृत सागर। इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से संघनन बना देती है। नमक की अधिकता क्या बना देती है, इसको संघनन बना देती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जल का वितरण। जल का वितरण, जल वितरित कैसे होता है, किस प्रकार से। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है बच्चों, जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा, यदि धरती पर जल की अपेक्षा जल अधिक है, जल अधिक है। वही स्थल जो है वो तो कम है, लेकिन जो जल है वो पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में है। जल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में, जल की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है ना, जब जल मतलब आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है जबकि स्थल कम है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, जल की कमी का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा, आए दिन हम देखते हैं, पेपर में भी आता है कि जल की समस्या है, बरसात नहीं होगी तो जल की कमी हो जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा, जल बहुत कम मात्रा में हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। तो ये सब चीजें हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये जो सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे पास जो पीने योग्य जल है जिसमें क्या है, लवणता नहीं है, उसकी मात्रा क्या है बच्चों, कम है। लेकिन जिसमें लवणता ज्यादा है वहां पर क्या है, उस जल को हम पी नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी की कमी है। तो इसलिए कहा जाता है कि अनेक देशों में क्या मानी जाती है, पानी की कमी, क्योंकि समुद्री भाग तो ज्यादा है, समुद्र है, महासागर है, तो उसमें लवणता ज्यादा है। लेकिन जो पीने योग्य जल है, जो हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता होती है खाना बनाने में, पीने में और कई कामों में, तो हमें लवण से युक्त जल नहीं चाहिए होता है, अलवण जल चाहिए होता है। तो इसी को हम देखते हुए कहते हैं कि जल की कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि जल का जो वितरण है किस प्रकार से हम एक तालिका बना करके आपको समझा रहे हैं कि जल की जो है वितरण वो किस प्रकार से किया गया है, उसके हम तालिका आपको बनाने
बना के बता रहे हैं कि महासागरीय जल कितना है और अन्य जल कितने हैं। देखो बच्चों, महासागर में 97.3% जल है। 97.3% क्या है? जल है। सबसे ज्यादा जल का है महासागर में, जिसमें क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। उसके बाद में आता है बर्फ छत्रक, यानी कि जो बर्फ होती है उसके जो छत्रक होते हैं उससे हमें जल प्राप्त होता है जब वो पिघलती है। तो जो बर्फ छत्रक होता है उसे हमें जल का भाग मिलता है 0.2.0। कितना कम मिल रहा है हमें बर्फ के छत्रक से भी, ठीक है। उसके बाद में भूमिगत जल है, वो भूमिगत जल कितना है? 0.68। ये तो और भी कम है भूमिगत जल, ठीक है। तो भूमिगत जल की मात्रा है 0.68, इतना कम है। उसके बाद में हम देखते हैं झीलों का एलवंत जल। झीलों का एलवंत जल कितनी मात्रा में है? 0.009। इसकी भी मात्रा क्या है? बहुत कम है, जिसमें कि क्या नहीं है? लवणता नहीं है। झीलों में लवणता भी पाई जाती है झील के जल में, लेकिन जिसमें अलवणता है झीलों में, अलवणता का जल है वो कितना है? 0.009 है। अब है आपके आता है स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें। स्थलीय समुद्र एवं क्या? नमकीन झीलें, यानी जिसमें लवण है। इसमें कितना भाग है आपके? देखेंगे हम वही 0.009। ये भी इतना ही है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। वायुमंडल में देखेंगे, वायुमंडल में कितना जल है? वायुमंडल में आपके पास में 0.0019%, इतना ही जल है। उसके बाद में हम देखेंगे नदियां हमें कितना जल देती है? नदियां हमें देती है 0.0001, ठीक है। तो नदियों से हमें इस प्रकार इतना ही जल प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुल टोटल जल बना 100%। अब आपने देखा ना कि हमारे पीने योग्य जल कितना है, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में पीने, और जो बाकी का जो जल है वो कहाँ पर स्थित है? महासागर में। लेकिन जो महासागर का जल है वो कैसा होता है बच्चों? खारा जल होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? लवणता होती है। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। देखो बच्चों, जीवन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। जब हम प्यासे होते हैं तो हमें पानी से ही हमारी प्यास बुझती है। ऐसा थोड़ी ना कि आप प्यासे हो तो खाना खा रहे हो उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी, या और कोई वस्तु खा रहे हो तो उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आपको प्यास लगती है तो आपको जल की भी साथ जरूरत होती है। इसलिए हमें जल का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। ज्यादा हमें जल का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। इसको नीला सोना भी कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है बच्चों? नीला सोना भी कहा जाता है। हमने देखा कि महासागर में जल कितना है, बर्फ छत्रक से हमें क्या प्राप्त होता है? भूमिगत जल भी कम है। सारा हमारे पास जो जल का प्रतिशत है, जो हमारे काम में आने वाला जल है, वो क्या है? बहुत कम मात्रा में है।
जबकि जो महासागरीय जल है वो क्या है बच्चों, अधिक मात्रा में है। इसलिए हमें जल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। 22 मार्च को बेटा विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 मार्च का दिन है उसे जल दिवस के नाम से मनाया जाता है। अब इसी टॉपिक का जो दूसरा भाग है हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वीडियो में। इसलिए ये जो भाग, ये जो जल है इसका ये कौन सा भाग हो गया आपका, भाग फर्स्ट, भाग पहला हो गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।